सभी बच्चों का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस विषय के 17वें अध्याय में हम आ चुके हैं, जो कि है पौधों में जनन। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे पहले के जितने भी वीडियो लेसन्स हैं वो सारे अपलोड हो चुके हैं। आप अगर उनको दोबारा देखना चाहते हैं या फिर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाके हर एक अध्याय को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें तथ्यों के साथ साथ वीडियो लेसन के अंत में अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 17, पौधों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जिस तरह से हम जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो है अपने ही जैसे अपने वंश को कायम रखने के लिए अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं, और इस प्रकार जो है ये जीवों का एक प्रमुख लक्षण भी है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में ये प्रजनन कैसे होता है। क्या सभी पौधे केवल बीज से ही उत्पन्न होते हैं? हम सभी जानते हैं कि पौधों की जो उत्पत्ति होती है बीजों के अंकुरन से होता है, और जब पौधे में फल होता है, फल के अंदर बीज होता है और उस बीज से नए पौधे निकलते हैं। लेकिन क्या सारे पौधे बीजों से ही उत्पन्न होते हैं? ये एक प्रश्न है। या पौधों के अन्य भागों जैसे जड़, तना आदि से भी नए पौधे उत्पन्न होते हैं? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की उत्पत्ति बीज के अतिरिक्त अन्य भागों से भी होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं आगे जानते हैं हम। पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन्हें कायिक अंग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। पौधों में निश्चित वृद्धि के बाद फूल निकलते हैं। पिछली कक्षा में आपने जो है फूल एवं उनके अंगों के बारे में भी अध्ययन किया हुआ है। इन्हीं फूलों से फल और बीज प्राप्त होते हैं। इन बीजों से नए पौधे उगाए जाते हैं। पौधे अपने कायिक अंगों जैसे कि जड़, तना, पत्ती से भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। देखिए यहाँ पे एक नया पॉइंट निकल के आ गया कि केवल बीजों के द्वारा ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें कायिक अंगों जैसे जड़ से, तना, पत्ती से भी नए पौधे का उत्पन्न हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि पौधे दो प्रकार से जनन की प्रक्रिया करते हैं और संतति उत्पन्न करते हैं। आइए इन विधियों को जानें। पौधों में जो जनन के मुख्य प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। इसके लिए अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है पौधे में, ये बीजों के द्वारा इसमें नए पौधे नहीं होते हैं, बल्कि बीजों के बगैर ही नए पौधे उत्पन्न होते हैं। कायिक प्रवर्धन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे, एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही तो है, जिसमें पौधों के जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब के पौधों में से अगर उसकी टहनियों को काटकर, उसकी शाखाओं को काटकर हम ज़मीन में गाड़ देते हैं और उस पर पानी डालते रहते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद उससे जो है पत्तियां निकल आती हैं। इसके अलावा जो सहजन का पौधा होता है, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, मूंगा कहते हैं, उसके टहनियों को भी काटकर जब आप लगा देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसमें पानी सिंचाई करते रहते हैं, तो कुछ ही दिनों में उसमें भी पत्तियां निकल आती हैं। तो इस प्रकार की जो विधि है, जिससे सिर्फ टहनियों या कलमों को काटकर नए पौधे उगाते हैं, तो इस प्रकार की जो जनन है वो एक तरह से अलैंगिक जनन का प्रकार है, और इसको हम बोलेंगे कलम विधि के द्वारा नए पौधों का उगना। इसी प्रकार गन्ना हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब में भी इसी प्रकार से किया जाता है, नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है।
आलू में आपने देखा होगा इस तरह की उगाते हैं। जब आलू कई दिनों से आपके घर में ज़मीन पर रखा होता है तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की संरचना उसमें निकल आती है। इसको जो है आँख कहते हैं। इस सिरे को अगर काट कर हम ज़मीन में बो दें, एक आलू को 3-4 हिस्से में ऐसे काट काट के, इसमें ये जो है सुरक्षित रहना चाहिए, तो इससे फिर नए नए पौधे निकल आते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं कि ब्रायोफाइलम की पत्तियों के किनारे खांच में कलियां होती हैं। जब इनकी पत्तियां नम जगहों पर गिरती हैं तब प्रत्येक कलियां नए पौधे उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से देखें आप, यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से आपको ब्रायोफाइलम में कायिका जनन। ठीक है, चलिए यहाँ से ये पत्तियां जब नीचे गिरती हैं तो इसके पत्तियों के किनारे किनारे जो हैं कलियां होती हैं और इससे जो है जड़ उत्पन्न हो जाते हैं और ये फिर इससे नए नए पौधे निकल आते हैं। अगली जो विधि है अलैंगिक जनन की, वो है लेयरिंग विधि। कुछ पौधों में जैसे बेली, चमेली, गेंदा आदि में नए पौधों के लिए लेयरिंग विधि का भी प्रयोग किया जाता है। पौधे की किसी शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस स्थान की मिट्टी को नम रखा जाता है। 15-20 दिनों में मिट्टी में दबे भाग पर जड़ें निकलने लगती हैं। मुख्य तने की ओर से मिट्टी से दबी हुई भाग को इस तरह से देखिए, यहाँ पे लेयरिंग दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो है इसको मुख्य तने से क्या किया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है। 10-15 दिनों के बाद उसे सावधानी से उखाड़ कर जहाँ लगाना हो लगा देते हैं। अगली जो अलैंगिक जनन की विधि है पौधों में, वो है मुकुलन, जिसको हम बडिंग भी कह सकते हैं। ईस्ट एक कोशीय जीव है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी के उत्पादन में किया जाता है। यदि इसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही समय में तेजी से जनन करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन। ये आपको विद्यालय में किया जा सकता है। बेकरी की दुकान से ईस्ट पाउडर लेना है। एक बर्तन में थोड़ा जल और 1 चम्मच शक्कर मिलाकर ईस्ट पाउडर को घोल देना है। उसे स्थिर रहने देना है। इसके बाद घोल की कुछ बूंदें कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में अवलोकन करना है तथा बच्चों को भी अवलोकन का अवसर देना है। अवलोकन में बच्चे क्या देखते हैं, चित्र बनाने के लिए कहें तथा चर्चा कराएं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें जनन किस प्रकार होता है? देखिए यहाँ पे बताया गया है। ईस्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। यह संरचना मुकुल या बड कहलाता है। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और फिर विकसित होकर जनक कोशिकाओं से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका में बदल जाता है। यह परिपक्व होकर पुनः नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। इस तरह कम समय में अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगली जो विधि है वो है खंडन या फ्रैगमेंटेशन। हम लोगों ने तालाबों तथा अन्य जलाशयों में हरे रंग के चिकने धागों के जाल के समान संरचना देखा है। यह क्या है, कितनी तेजी से फैलता है? क्या आपने सोचा है? इसे छूकर देखें। यह हरे रंग की संरचना शैवाल या एल्गे है और जब इन्हें जल तथा अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं और नए नए टुकड़े कुछ ही दिनों में अपने जनकों के समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये खंडन विधि द्वारा भी वृद्धि करते हैं। अगला जो विधि है वो है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। आप जान चुके हैं कि डबल रोटी और कवक किस प्रकार तेजी से उगते हैं। कवक के बीजाणु यानी कि स्पोर हवा में तैरते रहते हैं और हल्का होने के कारण दूर दूर तक जा सकते हैं। इन्हीं बीजाणुओं से अलग अलग कवक उगते हैं। इनमें अलैंगिक जनन ही होता है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलते ही ये बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं और नए जीव में विकसित होने लगते हैं।
मांस तथा फर्न जैसे निम्न स्तरीय पौधों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। और अब हम जानते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब तक हमने पौधों में जड़, तना एवं पत्तियों से होने वाली जनन क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, परंतु बीज भी तो पौधों के ही अंग हैं। क्या वे भी पौधों में जनन क्रिया करते हैं? पौधों में बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फूल का चित्र दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये वाला जो पार्ट होता है फ्लावर में, ये एक उड़हल का फूल है। यहाँ पे ये देखिए, ये स्त्री केसर कहलाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पुंकेसर है। हम लोगों ने फूलों की संरचना एवं उनमें विभिन्न अंगों के बारे में पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की है। क्या फूलों के अंगों का नाम बता सकते हैं? तो इसमें देखिए होता है परागन, होता है पुंकेसर, होता है स्त्री केसर, होता है वार्तिकाग्र, होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। उड़हल, भिंडी, बैगन आदि के फूलों में उनके विभिन्न अंगों को पहचानिए एवं अलग अलग चित्र बनाइए। इनमें पुंकेसर, जिसको स्टेमेन कहेंगे, नर जनन अंग तथा स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल मादा जनन अंग है। चलिए यहाँ पे देखिए पुष्प का जो है कुछ अंगों को दर्शाया गया है, पुष्प के फूल के अंगों को दर्शाया गया है। आगे हम जानते हैं कि फूलों के अंगों के अध्ययन के क्रम में आपने देखा होगा कि कुछ फूलों में स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों हैं, कुछ में या तो स्त्री केसर हैं या पुंकेसर। तो हम कह सकते हैं कि जिन फूलों में दोनों जनन अंग मौजूद रहता है उसे हम द्विलिंगी या बाई सेक्सुअल फूल कहते हैं, जबकि एक ही जनन अंग स्त्री केसर या पुंकेसर वाले फूल एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फूल कहलाते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि पुंकेसर के ऊपर क्या होता है, परागकोश यानी कि एंथर होते हैं। इनमें परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ये नर युग्मक यानी कि मेल गेमेट बनाते हैं। स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल के अंडाशय यानी कि ओवेरी में एक या अधिक बीजांड ओव्यूल होते हैं, जो मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट बनाते हैं। लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं और इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है वह युग्मनज यानी कि जाइगोट कहलाता है। परागकण से परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक कैसे होता है, ये आप कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए स्वयं परागन और पर परागन एक विधि आ रही यहाँ पे, ये कैसे होता है इसको हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि वर्तिकाग्र तक ये पहुँचता कैसे है, जो परागकण है। तो इसके लिए हम परागकण यानी कि पॉलिनेलियन के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि परागकोश पर स्थित परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचता है? सामान्यतः परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे परागकण हल्के होते हैं, जब हवा बहती है तो उड़कर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। या कीटों को फूलों पर घूमते फिरते आपने जरूर देखा होगा। परागकण इनके शरीर के भागों जैसे पैरों, पंखों पर चिपक जाते हैं और वे जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपा होने के कारण उससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण अपना सफर वर्तिकाग्र तक करता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक आना परागन या पॉलिनेशन कहलाता है। जब परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफर करता है तो इसे स्वयं परागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर परागकणों का सफर अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो या अपने ही जाति के किसी दूसरे फूल पौधों के वर्तिकाग्र तक हो तो इसे हम पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आगे हम जानते हैं कि यहाँ तक तो वर्तिकाग्र तक परागकण का तो पहुँचना हमने जान लिया। आगे हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसको हम निषेचन कहेंगे। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये परागकण है
और यहाँ पे ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है और ये इसके अंदर बीजांड है। कैसे होता है आगे निषेचन ये हम जानते हैं। परागकण के बाद परागकण मादा युग्मक तक कैसे मिलता है? वर्तिकाग्र पर चिपकते ही परागकण में अंकुर निकलता है और पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, जो स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए बीजांड यानी कि ओव्यूल तक जाता है। इसी नली से पराग नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट के रूप में बीजांड यानी कि मादा युग्मक से मिलता है। मिलन की इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप जो है युग्मनज भ्रूण में विकसित होने लगता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। भ्रूण विकसित होकर क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार भी बढ़ता है जो फल के रूप में विकसित हो जाता है। कुछ फल गुद्देदार एवं रसीले होते हैं जबकि कुछ फल कठोर होते हैं। आगे हम जानते हैं कि बीजों का परकीर्णन यानी कि सीड डिस्पर्सल कैसे होता है। परकीर्णन कहते हैं बीजों का अपने जो मदर प्लांट है वहां से दूर चले जाना। पौधों में समुचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पे पेड़ है और उस पेड़ से जो है सैकड़ों की तादाद में बीज वहां पे अगर गिरते हैं तो और सारे बीज वहां पे अगर जन्म ले लेते हैं नए पौधों के रूप में, तो उसी स्थान पर जो है जल, खनिज, धूप, इन सारी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है पौधों को, उसकी कमी हो जाएगी, है ना, क्योंकि सब लोग आपस में बांटने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे इन चीज़ों को। तो इससे जो है पौधों का विकास जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पौधे सही से विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है बीजों का जो परकीर्णन है वो भी ज़रूरी है। बीजों का दूर दूर स्थानों तक पहुंचना बीजों का परकीर्णन कहलाता है। यदि बीजों का परकीर्णन ना हो तो क्या होगा? वही होगा कि एक ही स्थान पर अनेक पौधे उगाएंगे और फिर जो उनको पोषक तत्व चाहिए या फिर धूप चाहिए या स्पेस चाहिए बढ़ने के लिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। अब आते हैं कि बीज दूर दूर कैसे पहुंचते हैं। बीजों के आकार एवं संरचना के अनुसार परकीर्णन होता है। पंख युक्त, हल्के एवं रोम युक्त बीज हवा के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के बीजों को आपने देखा होगा जो शायद कपास का है, ये हल्का होने के कारण क्या होता है, हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। जैसे मदार एवं सूर्यमुखी तथा घास के बीज, ये सब क्या होते हैं, हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अब जानते हैं नारियल के बारे में। नारियल का जो आवरण होता है वो स्पंजी होने के कारण जल की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाकर उगते हैं। तो नारियल के पेड़ आमतौर से नदियों के किनारे या जलाशयों के किनारे होते हैं और जब इनका फल नदियों में गिरता है तो ये बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और वहाँ जाकर उगते हैं। कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। जैसे इस प्रकार के बीज को आपने देखा होगा, ये किसी जंतु के पीठ में या कहीं शरीर के किसी हिस्से में चिपक जाता है और ये फिर एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये चिड़ियाँ क्या करते हैं, इनके फलों को खाते हैं। बीज पच नहीं पाते और मल के साथ जो है किसी दूसरे स्थान पर जब ये जाकर मल करते हैं तो ये जो है बीट करते हैं तो उसके साथ में ये बीज भी निकल जाता है और फिर वहाँ से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। क्या किसी वृक्ष पर किसी दूसरे जाति के पौधों को उगा हुआ देखा है? कई बार देखा है कि एक पेड़ पे दूसरे तरह का पेड़ उगाता है। कुछ फल चटक कर भी फटते हैं जिससे आवाज निकलती है। आप रेड़ी या अरंडी इसको बोलते हैं कि फल को धूप में फटते हुए देखा होगा और फटने की वजह से जो इनके बीज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस जो चैप्टर का जो खास तथ्य है, इसके तथ्यों के बारे में हमने जान लिया है और अंत में अब हम इसके अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है कि सही विकल्प पर निशान लगाएं।
जैसे कि पहला है कि पौधों के जनन अंग हैं, तो जनन अंग जो है वो फूल होता है, क्योंकि फूल में ही स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है वो परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन। चलिए अगला प्रश्न है परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाते हैं। तो देखिए परिपक्व होने पर जो भ्रूण है, भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार भी बढ़ता है जो फल के रूप में विकसित हो जाता है। अंडाशय से फल और भ्रूण से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो यहाँ पे हम बीज में टिक कर देते हैं। अगला है नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है। तो ये निषेचन कहलाता है। जो प्रश्न नंबर 2 है वो कहता है रिक्त स्थानों को भरें। सो स्टूडेंट्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में जो पहला है वो है जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना कहलाता है। तो ये जो है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उसके बाद है जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एकलिंगी फूल कहे जाते हैं। यहाँ पे भरना है आपको एकलिंगी। तीसरा है पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागन कहलाता है। यहाँ पे आपको भरना है परागन। और चौथा है नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ आपको भरना है युग्मनज। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों की चर्चा करें। चलिए हमने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो संक्षिप्त में ही लिखा है, डिटेल्स नहीं लिखा है, नहीं तो ये उत्तर और भी बड़ा हो सकता है। हमने लिखा है पौधों अलैंगिक जनन, पौधे यहाँ पे कर दीजिएगा आप, पौधे अलैंगिक जनन में बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधों के जड़ तथा पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। इसके अंतर्गत कलम विधि द्वारा, लेयरिंग विधि द्वारा तथा मुकुलन इत्यादि विधि द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को या तो नोट कर लें या फिर आप पॉज करके लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लें। देखिए जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होने लगता है। ये लगता है लिखा है यहाँ पे, भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। और आगे लिखेंगे अंडाशय का आकार भी बढ़ने लगता है जो फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं इस प्रकार, जब परागन अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफर करता है, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक सफर करता है तो इसे स्वयं परागन या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यदि परागकणों का सफर अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो या अपने ही जात के दूसरे पौधे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो तो इसे हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो है बीजों के परिकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा करें। तो हम लिख सकते हैं कि बीजों का अपने पौधे से दूर दूर स्थानों तक पहुंचना बीजों का परिकीर्णन कहलाता है। बीजों का परिकीर्णन जल, वायु तथा जंतुओं द्वारा होता है।
कुछ फल चटक कर फटते हैं जिससे बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो संक्षिप्त में हम इतना इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंगों को नामांकित करें। तो इसका उत्तर जो है आप पेज नंबर 221 में जाकर बना सकते हैं। इस चित्र को आप इस चित्र को बना लें। फूल के अंग, यहाँ पे इस तरह से गुड़हल का फूल दिया गया है, इसको आप बना लें और यहाँ पे पुंकेसर स्त्रीकेसर दिखा दें आप। तो ये हो जाएगा आपका फूल के प्रमुख अंगों का एक चित्र। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है बच्चों, वो है जिन पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है उनकी एक सूची बनाएं। मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं ना जो बिना बीजों के प्रजनन करते हैं, तो उनकी एक सूची बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखना है कि कायिक प्रवर्धन एवं इनकी विधि, पौधों का नाम दिए हैं यहाँ पे हमने, और यहाँ लिखा है कायिक प्रवर्धन विधि, ये हेडलाइन है। और उसके नीचे हमने लिखा है कुछ पौधों के नाम जो कि इस प्रकार हैं। जैसे गुलाब में क्या होता है, कलम विधि द्वारा होता है। गन्ना, हल्दी, ये सब में भी कलम विधि द्वारा प्रजनन होता है। बेली है, यहाँ पे देखिए, बेली में लेयरिंग विधि द्वारा होता है। चमेली, गेंदा में भी लेयरिंग विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और उसके बाद ईस्ट जो है, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा होता है। शैवाल में खंडन विधि द्वारा होता है। और फर्न या मांस में ये बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। और अंतिम जो प्रश्न है वो इस चैप्टर का, और अंतिम प्रश्न जो है इस चैप्टर का वो है, यदि पौधों में बीजों का निर्माण ना हो तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि यदि पौधों में बीजों का निर्माण ना हो तो वैसे पौधे जो केवल बीजों से ही उगते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस प्रकार पेड़ पौधों की संख्या घटने से वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा एवं जीवन जो है, जो जीवों का जीवन है वो संकट में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि आपने इस अध्याय में दिए गए सभी तथ्यों को जान लिया है एवं इसके प्रश्नों का उत्तर भी आपने नोट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।